Janika. Thank you, Bittu. And thanks to the three speakers हमारे पहले जो आए हैं. मैं खुद के बारे में ये कहूँ कि मैं आंदोलन से जुड़ी हूँ मैं अपने आप को एक पेरिफेरल तरीके से आंदोलनों से जुड़ी हुई हूँ, ऐसा कहूँगी. और हर मायने में मेरा जो परिचय होगा वो नारीवादी आंदोलन के साथ जुड़े हुए व्यक्ति के रूप में, और ख़ास करके जो शहरों में छोटे छोटे समूहों में जिस तरीके से बातचीत उठी पिछले 40 सालों में, वहाँ सबसे ज़्यादा मेरा काम सबसे ज़्यादा वहाँ रहा है. मैंने पहले जो सोचा था और अब सबकी बात सुनकर मैं कुछ थोड़ा अलग बोलना चाहती हूँ. तो मैं एक तरह से अपने आप को जब से एडल्ट हुई हूँ तब से अपनी पहचान एक नारीवादी के रूप में देती हूँ. पर ये नारीवाद क्या है, इसका मतलब मेरे लिए जो मेरे 18 साल की मैं थी तब जो था, और आज मैं जब 60 क्रॉस कर चुकी हूँ तब जो है, उसमें बेहद परिवर्तन है. और मुझे सबसे पहली बात ये लगती है कि अगर हम नारीवाद को एक स्थायी सोच के रूप में समझ लें तो शायद ये हमारी सबसे बड़ी भूल होगी. और ये लगातार बदलती हुई सोच अगर हम नहीं मानेंगे, हर सोच को लगातार बदलते रहना चाहिए अपने परिवेश के अनुसार, उसमें जो आवाज़ें जुड़ती हैं उसके अनुसार. और क्योंकि हम कोई भी ये दावा नहीं कर सकते कि हमको किसी भी मुद्दे के बारे में सब कुछ पता है. तो जैसे जैसे हमारी सोच बढ़ती है वैसे वैसे हमारे अलग अलग परिप्रेक्ष्य बनते हैं, और वो सारे परिप्रेक्ष्य मिलकर शायद एक सोच नहीं बनती कभी भी. और उम्मीद है कि एक नारीवाद ना हो कभी भी, कई तरह के नारीवाद हो. और एक जिसको हम मैं इंग्लिश में कहूँगी, इट्स अ फैब्रिक ऑफ फेमिनिज्म दैट वी सी, फैब्रिक ऑफ फेमिनिज्म्स दैट वी सी. एक तरह का कपड़ा है जो हम सब साथ में मिलकर बुन रहे हैं, और कुछ अलग अलग लोग उसमें अलग अलग चीज़ें जोड़ते जा रहे हैं. उसकी डिज़ाइन कभी बहुत हमको स्पष्ट रूप से दिखती है और कभी कभी बहुत हेजी और बहुत कंफ्यूज्ड हो जाती है. लेकिन शायद ये हमारा नारीवाद है और हमारा क्वियरनेस है जो हमें कहता है कि पैटर्न्स मत देखो. पैटर्न्स देखना हमने विज्ञान में सीखा, लेकिन पैटर्न्स को अनदेखा करना हम शायद जिंदगी से सीख रहे हैं. तो इस जगह से आकर मैं जो पहले तीन लोगों ने कहा, खास करके सुजाता और आलोका ने जो कहा, उससे जुड़कर कहना चाहती हूँ कि जिस तरह के मुद्दों पे मैं सबसे ज़्यादा सक्रिय रही हूँ, वो मुद्दे अक्सर अंतरंग जिंदगी के हैं, इंटीमेट रिलेशनशिप्स, हमारे परिवारों के साथ की लड़ाइयों से जुड़े हुए हैं. चाहे वो जो शुरुआती दौर में जब ये दौर था एक तरह के नारीवाद आंदोलन का, जिसमें बात की गई कि परिवार में किस तरह की हिंसा होती है, उसको कैसे हम एक सामाजिक नज़रिए से और राजनैतिक नज़रिए से समझना चाहते हैं. तो ये जो लड़ाई है वो अपने अपनों के साथ है, वो जिनको हम अपना कहते हैं, जिनको हम हमारा समुदाय कहते हैं, जिनको हम हमारा परिवार कहते हैं, उनके साथ है. और ये शायद सुजाता और आलोका की बात में बहुत जोर से सुनाई दिया कि ये जब आप इसमें एक अपने हकों की एक व्यक्ति के रूप में अपने हकों की बात करते हैं, तब इस परिवार के साथ, इस समुदाय के साथ शायद सबसे पहली लड़ाई होती है. और ये भी कहा जा रहा है कि आंदोलनों में भी ये होता है कि अगर आप एक नज़रिए से एक तरह से जो प्रस्थापित तरीका है समुदाय को समझने का और परिवार को समझने का, उसको जब आपकी तरफ से एक चैलेंज के रूप में उठता है, तब आप एक्चुअली अकेले हो जाते हैं और समुदाय आपके हाथ से छूट जाता है. तो हमारी बहुत सारी जिंदगी, और औरतों के रूप में बहुत सारी जिंदगी, जब हम एक तरीके से औरत को समझते थे, वो वाली जिंदगी, और एक क्वेयर औरत होने के तरीके से जो जिंदगी हमने जी है, उसमें हमारा समुदाय चुनना और हमारा समुदाय बनाना, संघर्ष में हमारा समुदाय बनाना, ये हमारी एक प्रक्रिया लगातार रही है और बहुत कठिन प्रक्रिया है. तो अक्सर हम में से कई लोगों को ऐसा लगता है कि जिन समुदायों में हम पैदा हुए, चूंकि मेरे जैसे लोग जो एक तरह से प्रिविलेज्ड
समुदायों में पैदा हुए हैं, सवर्ण उच्च जाति के समुदाय में पैदा हुए हैं, वहाँ पर एक संघर्ष का नज़रिया नहीं है। वहाँ पर मैं जो नारीवाद की बात कर रही हूँ, उसको व्यक्त होने का भी नज़रिया नहीं है। और अगर मेरे को उसको कहना है, मुझे उस पर बात करनी है, मुझे उसके अनुसार अपनी ज़िंदगी जीनी है, तो मुझे वो समुदाय को छोड़ना ये ऑलमोस्ट ज़रूरी है। उसके बगैर मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से नहीं जी सकती, क्योंकि वो जो समुदाय है, वो मुझे शामिल ही इसलिए करता है कि मैं समुदाय की जो सारी ऊपरी नकाब है उसको बनाए रखूं और उसके अनुसार अपनी ज़िंदगी जीऊँ। अगर मैं उसके खिलाफ जाती हूँ, तो वो समुदाय मेरे लिए नहीं है, ये मैं मानकर चल रही हूँ। और बहुत सारे अब हम जब सुन रहे हैं और लोगों की बातें, तब कई बार ये सिर्फ अपने पारिवारिक समुदाय के साथ नहीं है, लेकिन जहाँ हम संघर्ष करते हैं, वहाँ भी बार-बार ऐसा लगता है कि हमको अपने आप को अंदर घुसाना, ये बहुत मुश्किल से करना पड़ता है। तो ये जो लड़ाई हमारी है, एक तरफ हम समुदाय बनाना चाह रहे हैं, जो संघर्षरत है, जो अपनी एक नारीवादी राजनीति और नारीवादी सोच के साथ दुनिया बनाने का सपना देख रहे हैं, और दूसरी तरफ एक व्यक्तिगत संघर्ष है, क्योंकि वो बिल्कुल ही अपने आप के अपने लोगों के साथ भी है, और ये अपने लोगों का संघर्ष भी इसी व्यवस्था में बना हुआ है। ये एक जो ताना-बाना जिसे हम जूझते हैं, वो हमको लगातार मेरे जैसे व्यक्ति, और मैं अपने लिए कहूँगी कि मुझे हमेशा लगता है कि हम बहुत अकेले हैं। हम अकेले हैं और हम ढूँढ रहे हैं हमारे जैसे लोगों को लगातार। ज़ाहिर है कि मेरे जैसे व्यक्ति को ऐसे लोग मिले हैं और इसलिए आज मेरी ज़िंदगी समृद्ध है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो अब भी ये लड़ाई अकेले में लड़ रहे हैं और उनके पास एक समुदाय की ताकत नहीं है। और वो ये जो व्यापक समुदाय कौन हो, इसकी तलाश हमारी लगातार रहती है। इसलिए भी हम बहुत बार आंदोलनों में भी इन समुदायों को ढूँढने की कोशिश करते हैं, ख़ास करके उन आंदोलनों में जहाँ व्यापक तरीके से समाज के ढांचों के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो इसीलिए जो चाहे सुजाता ने कहा या आलोका ने कहा या कुछ हद तक सांता भी कह रही है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ढूँढें कि हमारी जगह हो, एक नारीवादी सोच के बारे में बात करने की जगह हो इन आंदोलनों में। वो इसलिए कि हम चाहते हैं कि दोनों लड़ाइयाँ साथ-साथ चलें। हमारी व्यक्तिगत लड़ाइयाँ और हमारी सामाजिक या एक सामाजिक स्तर पर लड़ी हुई लड़ाइयाँ, ये कैसे साथ में चले, इसके बारे में हमको बात करना है। नहीं तो हमारी लड़ाई सिर्फ बराबरी की रह जाएगी। और जैसे आलोका ने बिल्कुल क्लियरली कहा कि सिर्फ औरतों को लाने से कुछ नहीं हो जाता, सिर्फ औरतों को लीडरशिप में बिठाने से कुछ नहीं हो जाता। फिर मेरे जैसी औरत तो अगर मेरे को अपने अपना जो सामाजिक स्तर है उसके आधार पर मुझे जगह मिल गई है, तो मेरी लड़ाई तो खत्म हो जाती है। लेकिन हमारी लड़ाई समानता की नहीं है, हमारी लड़ाई मूलभूत परिवर्तन की है। और इसीलिए इस लड़ाई को हम इस तरीके से सिर्फ व्यक्तिगत तौर पर और सिर्फ एक समुदाय के अंदर नहीं लड़ सकते। ये लड़ाई जुड़कर, हर आंदोलन के साथ जुड़कर लड़ना होगा, ये हमारे को समझ आता है। और इसीलिए हम नारीवाद की सोच को हर जगह देखना चाहते हैं, चाहे वो परिवार में हो, समुदाय में हो या आंदोलन में हो। आंदोलन के साथ एक छोटा समूह जो शहर में है, जिसमें लोग पूरी तरीके से मध्यम वर्गीय ज़िंदगी जी रहे हैं शहरों में, और उस दौरान आंदोलनों को मदद करते हैं या आंदोलनों के साथ खड़े रहने का एक प्रयास करते हैं। इस जो ये जो हमारा जुड़ाव है सामूहिक स्तर पर लड़े गए जल जंगल ज़मीन कहिए या बाकी जितने भी आंदोलन हैं, उनके साथ का, ये मुझे लगता है कि मेरे जैसे लोगों के लिए हमेशा एक मैं बाहरी व्यक्ति हूँ उसके लिए, और मैं बाहरी रहती हूँ क्योंकि मैं बाहरी हूँ, वो मेरा समुदाय डायरेक्टली नहीं है। लेकिन जब ये सुनते हैं कि यहाँ ये जब हम देखते हैं कि शाहीन बाग जैसे आंदोलन खड़े होते हैं, जब हम देखते हैं कि कुछ हद तक किसानों के आंदोलन में जो चित्र है वो अलग है। भले ही अंदर से बात वही की वही चल रही हो, जो सुजाता कह रही थी कि दलित महिलाओं की बात
किसान आंदोलन में अगर नहीं कर पा रहे हैं, अगर हम, लेकिन एक चित्र जो नज़र आ रहा है कि कहीं इतने सालों बाद, बहुत धीमी प्रक्रिया है, लेकिन इतने सालों बाद और स्ट्रैटेजी के तौर पर ही सही, लेकिन आज की तारीख में अगर किसान आंदोलन ये सोचता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर किसान आंदोलन को, कैन आई बी हर्ड? Yes. किसान आंदोलन को इंटरनेशनल वुमेन्स डे के साथ जुड़कर ये सवाल उठाना है। मुझे लगता है कि ये एक हद तक इन सालों की लड़ाई का एक स्वरूप है। और शाहीन बाग जैसा आंदोलन जिसमें महिलाओं के नेतृत्व में लड़ना एक समुदाय के अंदर, और मैं ये समझना चाहती हूँ, मैं ये भी जानती हूँ कि मेरी समुदाय के अंदर की लड़ाई और एक दलित औरत की समुदाय के अंदर की लड़ाई और एक मुसलमान औरत की समुदाय के अंदर की लड़ाई, इसमें बहुत फर्क है। जिस तरह का मेरी एक वल्नरेबिलिटी होगी, वो जो मुसलमान महिला है उसकी वल्नरेबिलिटी कहीं ज्यादा है, क्योंकि वो इस समाज में भी उसको, वो मुस्लिम समुदाय से अलग वो अपने आप को नहीं कर पाती है। मैं कर लेती हूँ, मैं कर सकती हूँ, ये मेरे पास ये सामाजिक सुरक्षा है, इसलिए मैं कर पाती हूँ, लेकिन वो जो नहीं कर पाती है उसकी लड़ाई और उसके फर्क को समझना, ये भी हमारे नारीवाद की जरूरत है। तो जब शाहीन बाग जैसा आंदोलन होता है तब ऐसा लगता है कि ये बहुत सारी अंदर लड़ी गई लड़ाइयाँ कहीं जुड़कर शाहीन बाग के तरीके से सामने आ रही हैं, कि वहाँ कोशिश है एक नए तरह के नारीवाद के आर्टिकुलेशन की, उसके बारे में बात करने की, जहां हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि समुदाय की बात और हमारी बात एक दूसरे से अलग ना हो, एक दूसरे से साथ मिलकर हो, और वो दोनों बातें एक तरह से एक व्यापक सवाल पर है। जब हम सिटीजनशिप की बात कर रहे हैं, नागरिकता की बात कर रहे हैं, तब हम एक मूलभूत सवाल उठा रहे हैं, एक नारीवादी दृष्टिकोण से भी, कि एक एक नागरिक होने के मायने क्या है, हर किसी के नागरिक होने के मायने क्या है। एक नारीवादी दृष्टिकोण से हम इस राष्ट्र को कैसे देखते हैं, किसी भी राष्ट्र को कैसे देखते हैं, और आज की तारीख में जो ये राष्ट्र बन रहा है, जो बहुत ही हिंदू राष्ट्र बन रहा है, इसको हम कैसे देख रहे हैं, इसमें महिला की स्थिति क्या देख रहे हैं, इसमें जो मार्जिनलाइज्ड है, जो दरकिनार किए गए लोग हैं, उनकी स्थिति क्या कह रहे हैं, इसमें जो ट्रांस लोग हैं, जो क्वियर लोग हैं, उनकी स्थिति किस तरीके से देख रहे हैं। पर ये सारी बातचीत उस नागरिकता आंदोलन के दौरान हम कर पाए, हम उसको फोरग्राउंड नहीं कर पाए, हम उसको हमारा मुख्य मुद्दा शायद ना बना पाए, लेकिन ये बातचीत हुई, और मुझे लगता है कि अपने आप में एक एक स्टेप टूवर्ड्स वो फैब्रिक को हमारा और रिच बनाने में शाहीन बाग के आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण थे। और उसी तरीके से मैं दूर बैठी हूँ, मैं गई नहीं हूँ अभी तक कहीं भी किसान आंदोलन, जहाँ दिल्ली के बॉर्डर्स पर, वहां पर नहीं गई हूँ। महाराष्ट्र में जिस हद तक कांटेक्ट हो सकता है उतना किया है, लेकिन मुझे लगता है कुछ हद तक ये जो व्यापक आंदोलन है, वो जिस तरीके से मुद्दे उठा रहे हैं, वो बहुत आशा देते हैं। और अंत में मैं कहूंगी कि एक मैं, मतलब जो दलित आंदोलन मैंने महाराष्ट्र में रहकर देखा है, और ये दलित आंदोलन जिस तरीके से, अगर हम सावित्रीबाई फुले, महात्मा फुले, अंबेडकर, पेरियार, इनकी श्रृंखला से देखें, तो जो दलित समुदाय है वो एक ऐसा समुदाय जिसमें हम पैदा हो रहे हैं, जिसमें हम पूरा समुदाय समाज में दरकिनार किया जा रहा है, लगातार किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन साथ में एक राजनैतिक चेतना के साथ वो समुदाय साथ में आ रहा है। और क्योंकि वो फुले, अंबेडकर, पेरियार वाली एक सोच लेकर इकट्ठा आ रहा है, उसमें जेंडर और कास्ट की बात साथ साथ हो रही है, उसमें हमेशा से होती आई है, हमसे पहले से होती आई है। ये जेंडर और कास्ट दोनों को साथ में देखकर जब हम बात करते हैं, तब निश्चित ही परिवार की परिकल्पना बदलती है। जब दोनों साथ में हम इस तरीके का, मैं मेरा अनुभव कहती हूँ, और हम लोग आपस में बात भी करते हैं कि जब हम 6 दिसंबर को दीक्षा यहाँ चैत्य भूमि में जाते हैं, या पहले हम नागपुर में दीक्षा भूमि जाया करते थे, तब जिस तरीके से परिवारों को हम वहां पर देखते हैं, जिस तरीके से हम देखते हैं कि ये
एक साझी लड़ाई में जब परिवार इकट्ठे आते हैं, तब वो लड़ाई का मायना कुछ अलग हो जाता है। वो लड़ाई हम हमारी आशा है और हम सोचते हैं, और नॉट अ फॉल्स होप, आई होप दैट वो अंदर से उस रिश्ते, अपने अंदरूनी रिश्तों को भी परिवर्तन करने में वहां पर हमको ताकत मिलेगी। वहां से हमको समझ में आएगा कि कैसे हम समुदाय भी बनाए रखें और अपनी अंदरूनी लड़ाइयां भी लड़ सकें। कैसे हमारे साथ ये ना हो कि कल को कोई कहे कि क्योंकि तुम सिंगल हो और क्योंकि तुम 4 रिश्तों में रहती हो, इसलिए तुम्हारा हक नहीं है परिवार के बारे में बात करने का, तुम्हारा हक नहीं है कि बच्चों को कैसे बड़ा किया जाए इसके बारे में बात करने का। कैसे ये हो कि मैं एक सेक्स वर्कर हूँ, मैं दलित हूँ, मैं ट्रांस सेक्स वर्कर हूँ और दलित हूँ, तो मेरे पास भी एक तरह से जेंडर के ऊपर और औरतों के ऊपर कहने के लिए बहुत कुछ होगा। जो औरतें शादी में हैं उनके बारे में कहने के लिए भी बहुत कुछ होगा, परिवार के ढांचे के बारे में कहने के लिए भी बहुत कुछ होगा, काम के तरीकों को लेकर कहने के लिए भी बहुत कुछ होगा। ये जगह क्या हम बना सकते हैं? क्या ये नए तरीके से हम जिंदगियां कैसे जिएंगे, और फिर कैसे हम काम की परिभाषा बदलेंगे, हम परिवार की परिभाषा बदलेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण शायद जो आलोका ने एक तरह से इस पर एक इशारा किया था कि रिसोर्स, जिसको हम संसाधन हम कहते हैं, संसाधनों के साथ हमारा क्या रिश्ता होगा, इसके बारे में क्या हम नए नजरिए से सोच सकते हैं, क्या हम अलग नजरिए से सोच सकते हैं? क्योंकि बहुत सारा एक नारीवादी सोच भी शरीर को एक रिसोर्स के रूप में देखता है, शरीर को एक संसाधन के रूप में देखता है। और वो जब शरीर के साथ तकनीक का इस्तेमाल होता है, जब शरीर के ऊपर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, और जिसके जरिए से लोकतंत्र नियंत्रण की बात की गई, ये जो सारी डिबेट हो चुकी है, ये कैसे जल जंगल जमीन की लड़ाई के साथ जुड़ती है, कैसे ये दोनों लड़ाइयां हमको साथ साथ लड़नी होगी, कि अगर हमें टेक्नोलॉजी हमारे शरीर पर नहीं चाहिए तो हमको बराबरी का हक समाज में मिलना बहुत जरूरी है। समाज में हम बाकी संसाधन कैसे हैंडल करते हैं, कैसे अपना रिश्ता बनाते हैं उसके साथ, इसके बारे में भी एक सोच नारीवादी नजरिए से बनाना जरूरी है। ये जो बातचीत है, ये शायद हम आगे कर नहीं पा रहे हैं। मुझे लगता है कि अब जब हम इतने सशक्त हो चुके हैं कि हम एक जगह पर पहुंचे हैं जहां हम एक दूसरे को सुनने को तैयार हैं, जहां हम एक दूसरे के साथ काम करने को तैयार हैं, तब हमको शायद ये चर्चा पलट कर अब यहाँ पर लानी होगी कि क्या है हमारा नारीवादी नजरिया परिवार को देखने का, सोशल सिक्योरिटी को देखने का, सामाजिक ढांचे को देखने का, और संसाधनों के साथ हमारा क्या रिश्ता होगा, इसको देखने का। मैं यहाँ पर